हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो कुछ दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम को, उन दिनों में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो आने वाला है। बहुत सारे आप में से मुझे मैसेज किए थे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है सर, और कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत थी। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी थे हाल फिलहाल में, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ये जो वीडियो होगा हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो 7 दिन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हो, या एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, या फिर एक मोमेंटम के साथ कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समय ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए तो फिर वापस लौट के नहीं आती। आप अभी सोच रहे होंगे कि कैसे इतने दिन चले गए कि हमको पता नहीं चला और एग्ज़ाम इतना पास आ चुका है। और ये सिर्फ़ आपको नहीं लग रहा है, यकीन मानिए ये सभी को लगता है। एग्ज़ाम ये होने वाला है, आपको काफ़ी टाइम से पता था। आपको ये कम से कम 6-7 महीने से पता था कि व्यापम का पोस्ट आने वाला है, जेईई का, सब इंजीनियर का, और ये रिक्रूटमेंट ज़रूर होगा। नोटिफ़िकेशन भी आया, आपको पता था, लेकिन क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम करीब पहुँच जाता है, तो हमारे माइंड में तरह-तरह के ख़्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, यही बात है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, थोड़ा बहुत डर जो है प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर वो डर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करे, अगर वो डर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करे, आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, या फिर आपको और परेशान कर रहा है, तो फिर दिक्कत है। आप सो नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? बहुत सारे आप में से मुझे मैसेज करते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको भूख नहीं लग रही है। तो हम समझ सकते हैं ये चीज़ें, स्वाभाविक है, होता है, लेकिन एक लिमिट तक ठीक है। अगर वो आप पे हावी होने लग रहा है, तो ये बात ठीक नहीं। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये कि 7 दिनों में करना क्या चाहिए? आप रिवीजन कीजिए। नए चीज़ों को अब नहीं पढ़ना है, या अगर आपको पढ़ना है तो आज क्या है? आपका सैटरडे है, कल तक पढ़िए, संडे तक। अगर आपको कोई नया चीज़ पढ़ना भी है तो। उसके बाद से आप नहीं पढ़ेंगे नया चीज़। लास्ट-लास्ट के समय में नई चीज़ों को नहीं पढ़ा जाता। नई चीज़ें पढ़ने से ये होता है कि हमको कॉन्फिडेंस लो फ़ील होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं। बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? हमारे दिमाग में ये फीलिंग आती है। तो ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए जो चीज़ों को पढ़ चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना वास्ट है आपका पोर्शन कि कैसे आप बोल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आ जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ से क्या-क्या चीज़ें पता चलती हैं? एक तो ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कुछ आ जाए। दूसरा चीज़, जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो वो टॉपिक आपका वीक है, वो टॉपिक को पकड़ के पढ़िए आप। हमारा टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आपके जो लूप होल्स होते हैं, या आपका जो वीकनेस होता है, उसे हमें दूर करना है। यही आपका टेस्ट सीरीज़ का असली मतलब। तो टेस्ट सीरीज़ को उसी तरह दीजिए ना। अब टेस्ट सीरीज़ में मुझे पूछते हैं कि मेरा मार्क थोड़ा कम आ रहा है, इम्प्रूव कीजिए, लेकिन ये नहीं कि उसके मार्क को एक बेसलाइन मान के चलें। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं टेस्ट सीरीज़ में, या फिर अपने प्रिपरेशन के समय उनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं। वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं। ये बहुत गलत मानसिकता बनी हुई है कि सिर्फ़ नॉलेज से सिलेक्शन लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ़ नॉलेज के बेसिस पे क्लियर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम हॉल में भी परफ़ॉर्म कर सके। अगर आप रूम में बैठ के परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है कि क्यों आप एग्ज़ाम हॉल में वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, जो आप रूम में दे पाते हैं। इसके बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल बाद में बताऊँगा इसी वीडियो में। आगे देखते हैं। टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं, उनको अच्छे से डिटेल से पढ़िए। उस टॉपिक को, उसके थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़िए। उस टॉपिक से कुछ मत छोड़िए। उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आएगा, अब आपसे बनना चाहिए। ऐसे करते-करते आप देखिएगा कि आपका जो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में आती जाएँगी। तो ये तरीका होता है टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज़ करने का। वो थ्योरी पढ़िए जिसमें आपको दिक्कत है। ये नहीं कि आप पूरा बुक उठा के पूरा सब्जेक्ट वाइज़ पूरा पढ़े जा रहे हैं, ये गलत अप्रोच है। वो थ्योरी पढ़िए जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, उसको थोड़ा-सा और एनहांस कीजिए, उसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव कीजिए। नॉन टेक पोर्शन के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, नॉन टेक इम्पोर्टेंट है। 50 नंबर आपका नॉन टेक का है,
और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का है। देखा जाए तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल का नहीं, 110 क्वेश्चन टेक्निकल का है, क्योंकि जो वर्क रिलेटेड वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट टेक्निकल है। उसमें बिल्डिंग मटेरियल से बहुत क्वेश्चन आएंगे, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आएगा, और कोई भी मटेरियल है उसका टेस्टिंग से क्वेश्चन आएगा। जैसे सॉइल हो गया, सॉइल के टेस्टिंग, आपका प्लेट लोड टेस्ट, सीबीआर, ये सबसे क्वेश्चन आ जाएगा। ट्राइक्सियल टेस्ट, सीमेंट की बात करें तो उसका फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में कुछ पूछ लेगा। एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू, आपका कंप्रेशन वैल्यू, साउंडनेस वाउंडनेस के बारे में पूछ लेगा। वैसे ही बाकी आपका जो मटेरियल्स हैं, मोटार वोटार के बारे में पूछ सकता है, ब्रिक के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो वर्क रिलेटेड का 5-6 क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड रहेगा, या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ वेंथ के बारे में पूछ लिया। जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होंगे, और वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आप नहीं बना सकते। वो कुछ ऐसे नहीं पूछेंगे जो 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 सिर्फ फील्ड में यूज होते हैं और आपको नहीं पता, तो ऐसे तो कोई नहीं बना पाएगा फिर क्वेश्चन। वो वही चीज पूछेंगे जो आपसे बने, ऐसी कोई चीजें नहीं पूछेंगे जो आपसे नहीं बन पाए। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका कंप्यूटर वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये दो चीजों को इसलिए बार बार महत्व देता हूं कि देखिए, कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन है, लेकिन उसका उतना वास्ट भी सिलेबस नहीं है। आप आराम से 10-12 नंबर उसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ना आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, हमेशा उसको पढ़ते आ रहे हैं, उस पर काम करते आ रहे हैं, तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि इसका क्या आंसर होने वाला है, पहला चीज। दूसरा, आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर जो है, आप, मेरा ये मानना है कि आपको 8 या 8 से ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आप 5-6 स्कोर करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लोगों से बन जाएगा, तो आपको पीछे नहीं होना है। और कौन सा टॉपिक बचा है? छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स का हो सके तो एक वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे। इंडिया जीके में आपको पॉलिटिक्स पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसके बारे में मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आर्टिकल्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़िए, है ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 61 आर्टिकल कौन सा है, 72 कौन सा है, 53 कौन सा है, एक प्रेसिडेंट का है, एक वाइस प्रेसिडेंट का है और एक प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स 15 कौन सा है, 14 कौन सा है, आपका 16 कौन सा है, 17 कौन सा है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन सा है, अनटचेबिलिटी कौन सा है, रिलीजन वाला कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन कौन से हैं, आपकी मैंडामस, सेंचुरी, क्वा वारंटो, ये सब के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ। इसके अलावा जैसे आपका मनी बिल्स कौन से आर्टिकल में है, आपका हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है 214 है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। अ, इस तरीके का एक ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। स्केड्यूल्स पूरा पढ़िए, 12 के 12 आपको स्केड्यूल पढ़ने होंगे। इसके अलावा जो एमपी एमएलए के जो उनके रिक्वायरमेंट्स है कि कैसे आप बन सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। अमेंडमेंट्स थोड़ा सा देख लीजिए, इतने में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्रीएम्बल थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ-कहाँ से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, यूएस से क्या लिए, जर्मनी से क्या लिए, रशिया से क्या लिए, कनाडा से क्या लिए, साउथ अफ्रीका से क्या लिए, ब्रिटेन से क्या लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए, ये देख लीजिएगा। अब आया बात छत्तीसगढ़ का, मैंने इसमें डिटेल्ड आपको बता दिया है वीडियो में किस तरीके से आप देख सकते हैं। मेजर फोकस रखिएगा फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, रिवर, वाटरफॉल्स, इरिगेशन, और आपका इन चीज़ों पे, ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। करंट अफेयर्स में एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट को करना है, सब कुछ नहीं करना है। मुझे बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने महीना का करें। आपको महीने का नहीं करना है, 2 क्वेश्चन तो आएगा, आप क्या चाह रहे हैं, कितने महीना का करना चाह रहे हैं, बताइए कितना मेहनत करेंगे उस पे? इससे अच्छा तो कोई और टॉपिक पे कीजिए जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव दे। ज़बरदस्ती का समय देने का क्या फ़ायदा? ठीक, ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल का बात। नेक्स्ट आपका टाइम टेबल। आपका एग्जाम का टाइम आ गया कि 10 से 1:15 तक है, और मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि 10 से 1 के बीच में होगा। अब देखिए, अपना टाइम टेबल को ऐसे फिक्स कीजिए कि आपको किस समय पे उठना है। जो समय पे आप एग्जाम के दिन उठना चाहते हैं वही समय से आपको अभी से उठना है। मैं तो चाह रहा था कि आप 15 दिन 20 दिन पहले से ये करें, 21 दिन पहले से, लेकिन अभी तक भी अगर आप नहीं किए हैं तो ये चीज जरूर फॉलो कीजिएगा कि अब से, मैं ये नहीं चाह रहा ना कि आप एग्जाम वाले दिन हड़बड़ी में जाएं। आपको सही टाइम में सोना है, सही टाइम में उठना है, सही डाइट लेनी है, तबीयत का ख्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, सब कुछ कर लिए लेकिन अपना तबीयत का ख्याल नहीं रखे, और उस दिन अब उनका तबीयत खराब हो गया और वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। सोचिए कैसा लगेगा। इंसान इतना मेहनत किया, 6 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत किया, और एग्जाम के दिन वाले जो है कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते वो तबीयत खराब हो गया उसका। तो अपना तबीयत का विशेष ख्याल रखिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, सोने का टाइमिंग सही होना चाहिए,
और बेफिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सोइए, आपको आराम करना है आप आराम कीजिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है कीजिए, लेकिन ये नहीं कि किसी के साथ बतियाने लग गए हैं आप, घंटे घंटे वहां पे आप बात कर रहे हैं, इससे कैसे होगा बताइए? क्या ये तरीका है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हैं? नहीं ना। तो समय पे चीजों को करना कीजिए। एक और चीज मैं बताया हूं कि अगर 10 से 1:15 तक आपका एग्जाम है, तो क्यों ना उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज दिया जाए, या फिर उसी टाइम पे 3 घंटा आप लगातार बैठ लीजिए। टेस्ट सीरीज का एक और चीज बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा तो बैठिए। मैं बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। एग्जाम हॉल में ऐसी करने वाले हैं क्या? नहीं ना। एग्जाम हॉल में तो 3 घंटा बैठेंगे, तो यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा क्या है वो कर रहे हैं। आदत तो बनाइए कि कैसे 3 घंटा बैठते हैं। कोशिश तो कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको और बनाने का एफर्ट तो डालिए। अगर अभी ऐसा एफर्ट नहीं डालेंगे तो एग्जाम हॉल में कैसे एफर्ट पड़ेगा? तो 10 से लेके 1 बजे तक लगातार आपको बैठना है, मतलब बैठना है, आप उठेंगे नहीं। ना ही आप वॉशरूम के लिए उठेंगे, ना ही आप किसी और चीज के लिए उठेंगे। ना मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, अगर आप मोबाइल से टेस्ट दे रहे हैं तो अलग बात है। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं रहेगा, या तो टेस्ट दीजिए उस समय पे, या फिर उस समय पे 3 घंटा लगातार क्वेश्चन बनाइए। लगातार बैठने का आदत डालिए 3 घंटा। मैं बस ये चाह रहा हूं। सही खाना, सही सोना, सही डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज जब देते हैं तो नेगेटिव को कम करने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नेगेटिव होने के कारण पीछे हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो सेम हो जाए, सही क्वेश्चंस उन्होंने सही कर लिए, लेकिन वो बच्चा सिलेक्शन लेगा जिसका नेगेटिव कम होगा या जिसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। अब बताइए कैसे लगेगा ये चीज? आपने थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए जबरदस्ती का अटेम्प्ट किया और आप पीछे हो गए, और हो सकता है आपसे जो थोड़ा बहुत पीछे था वो कम गलत करने के कारण आपसे आगे हो गया। ऐसा होगा, हम बता रहे हैं ऐसा होगा, अभी बता रहे हैं। तो नेगेटिव को कम कीजिए। एक्यूरेसी कम से कम में 80% होना चाहिए, कम से कम में। अगर आप अपना 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 130 का 80% जो होता है आपका, मतलब 26 क्वेश्चन कम, 104 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इतना आप जान लीजिए। एक एक एग्जांपल देते हैं आपको। जो शुरू में हमने बताए थे कि कैसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी सिलेक्शन नहीं लेता है, इसके बारे में बताते हैं। हम अपना ही एग्जाम को लेते हैं। हमारे एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन नहीं ले, लेकिन उनका नॉलेज लेवल फार बेटर है, कुछ का हमारे से भी बहुत ऊपर है, लेकिन सिलेक्शन नहीं लिए। सिलेक्शन एक ऐसी चीज है ना जो सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए एक क्राइटेरिया बताते हैं। मान के चलिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो पूरे सिलेबस का 90% अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किया, 90% कवर किया है। और एक स्टूडेंट है जो 75 या 80% कवर किया है, 20% नहीं कवर कर पाया। 90% जो जिसने कवर किया है, एग्जाम हॉल में वो परफॉर्म नहीं कर पाया, और 90% का सिर्फ 60% पहुंच पाया, मतलब 100 में से 60 पर पहुंच पाया। और एक जो 80% कवर करके गया था, उसने वहां पे 65 बनाया, 65% तक पहुंचा, उसका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा था और वो परफॉर्म जो है ज्यादा अच्छा से कर पाता है एग्जाम में। तो अब बताइए सिलेक्शन हो गया किसका? 65% जो स्कोर किया उसका, मतलब जो 80% पढ़ के गया था वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ज्यादा पढ़ा है उसको दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ज्यादा पढ़े तो ज्यादा बेटर है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से या फिर आपका नॉलेज होने से ये तय नहीं होता कि आप सिलेक्शन ले रहे हैं या नहीं। आपको एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना आना चाहिए, जो प्रेशर होता है प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। नॉलेज तो आजकल सभी के पास है, सालों से सब टेक्निकल पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर क्या होता है? आप सिली मिस्टेक्स कितना करके आते हैं बताइए? बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो है अभी वीडियो देख रहे होंगे, क्या मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल से आने के बाद ये कभी नहीं सोचे होंगे कि आपका सिलेक्शन कठिन क्वेश्चन को नहीं बनाने के कारण हुआ है, नहीं हुआ है। आप ये सोचेंगे कि आपने आसान क्वेश्चन को गलत किया है तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप खुद से ये सवाल पूछिएगा, क्या सिलेक्शन कठिन क्वेश्चन बनाने से होता है, या सिलेक्शन आपका आसान क्वेश्चन को सही करने से होता है? आसान और मीडियम क्वेश्चन में सिलेक्शन छुपा होता है, कठिन क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं छुपा होता है। हम सब कठिन क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे होते हैं, मुश्किल सिलेबस के पीछे भाग रहे होते हैं, और हमारा आसान सिलेबस या मीडियम सिलेबस को हम क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, और वहीं पे हमारा सिलेक्शन लुढ़कता है। एक सिलेक्टेड आदमी जो है वो ये नहीं देखता है कि मुझे
जो है कठिन कठिन चीजों पे जाना है। वो ये करता है कि मेरा गलती कम होना चाहिए, मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा, मैं जो पढ़ के गया उसमें मैं सेलेक्ट होऊंगा। 80% पढ़ा हूं मैं, 80 में से 70 बनाऊंगा, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। कोई 95 पढ़ के गया है लेकिन 60 ही बना पाया, तो क्या मतलब हुआ। और याद रखिएगा, सिलेक्शन ही एक ऐसा चीज है जो चीजों को इस पार और उस पार करता है। अब सिलेक्शन नहीं है तो मतलब नहीं है। नॉलेज का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे एग्जाम हॉल में, तो क्या मतलब उस नॉलेज का, फिर कहां यूज करेंगे। एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम निकालना है तो एग्जाम हॉल में बैठ के उसे परफॉर्म करना है, बनाना है। तो ये एग्जाम्पल था जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर कोई ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिलेक्शन लेगा, और कोई अगर थोड़ा कम इंटेलिजेंट है तो वो नहीं लेगा। यहां पे आता है कॉन्फिडेंस, यहां पे आता है मोमेंटम, यहां पे आता है समझ, यहां पे आता है प्रेशर को हैंडल करने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, आंसर को कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से आंसर में पहुंचना है। हड़बड़ा जाते हैं, बताइए। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछ रहा है, टोटल वाइडनिंग निकाल देते हैं। लेग डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल एसएसडी निकाल देते हैं। ऑप्शन में तो रहेगा ना, क्या करोगे उसका। यही गलती करके आएंगे, और उसके बाद लगेगा अरे यार ये गलती करके आए हैं, तो कैसे सिलेक्शन होगा, कौन देगा आपको सिलेक्शन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। 80-20 वाला प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, मैं वीडियोस में बताता रहता हूं। 80% सिलेक्शन दिलाता है, 20% नहीं। 80% पे फोकस कीजिए, 20% पे नहीं। 20% सिलेक्शन नहीं दिलाता, 80% दिलाता है। तो ये तो हो गए आपके प्रिपरेशन कैसे करना है इस वाले चीजों पे। अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी देखते हैं कि एग्जाम हॉल में या एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको अभी सेंटर वेंटर पता चल गया है ना। देख लीजिए, पता कर लीजिए कहाँ पे आपके घर से कितना दूर है, क्या में जा सकते हैं, आप खुद के साधन से जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ठीक है। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले से ही डाउनलोड करके रखिएगा, प्रिंट करा के रखिएगा। सिर्फ एक नहीं प्रिंट कराएंगे आप, 2 प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है चल जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक आप कलर करवाइए और एक ब्लैक एंड व्हाइट भी रखिए अपने साथ, ठीक। अपना आईडी कार्ड जो है वो रखना ही रखना है, उसका जेरोक्स भी रखिए एक, और अपना आईडी कार्ड भी रखिए, और कम से कम 2 आईडी कार्ड रखिए। पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड ले जाइए, या पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड ले जाइए, या ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ले जाइए, ठीक है, 2 ले जाइएगा। पेंसिल, रबर, आपका पेन, जो जरूरत है पहले से सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पिछले वाले दिन शाम को टहलने निकल गए हैं कि पेन लेने जाना है। एग्जाम के पिछले दिन 1-2 दिन का जो टाइम रहता है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पे एक लाइन किसी का जो है ना, आपका माइंड को यहाँ से वहां कर सकता है। हो सकता है आप एग्जाम के एक दिन पहले किसी से बात किए और आप डिमोरलाइज हो गए, आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। हम बता रहे हैं, ये चीजें मत होने दीजिएगा, खुद को कंट्रोल करके रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। आप एग्जाम हॉल पहुंचे, ठीक है, कोई भी सेंटर होगा, 200 300 400 लोग तो वहां दिखेंगे आपको कम से कम में। बहुत ज्यादा भीड़ होगा, एक ना भन करके आवाज रहेगा वहां पे, साइलेंट नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, उसमें से 60-70% लोग तो बुक पलट रहे होंगे कि पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। अरे भाई, अभी तक तुम नहीं पढ़े तो अभी अचानक से पढ़ के क्या कर लोगे तुम। वही आने वाला है क्या एग्जाम में, और वो आ भी गया तो भी नहीं बनेगा। आप इतना स्ट्रेस लेके जा रहे हो एग्जाम में, आपसे नहीं निकलेगा एग्जाम। तो वहां पे क्या करेंगे आप, वहां पे 10 आपके दोस्त आपके पास पहुंच जाएंगे, और यार कैसा है, क्या पढ़े, और बहन कितना पढ़ी है तू, मैं इतना पढ़ी हूं, और ये है वो है। कुछ मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो होता है एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल आपका कलम, आपका गोला भरना है और उसके बाद आना है। एग्जाम हॉल से पहले बात मत कीजिएगा, हाय हेलो कर लीजिए, अपना शांति से खड़े रहिए। एग्जाम हॉल के बाद आपको नाचना है, गाना है, जो करना है कीजिए, एग्जाम के पहले नहीं। कोई एक लाइन चुप जाएगा ना किसी का, वहीं पे आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। ये चीज समझ जाइए। वाटर बॉटल भी अगर हो सके तो ले जाइएगा, अगर आपको जरूरत पड़ता है तो ले ही जाइएगा, गर्मी का समय है। टेंशन, टेंशन होता है, अभी तो टेंशन हो ही रहा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपका लगातार नहीं बना, कैसे करेंगे आप।
हो सकता है आपका पेपर आप खोले और शुरू का 2 क्वेश्चन आपको नहीं पता, शुरू का 2 क्या, शुरू का 4 क्वेश्चन नहीं बना, क्या करेंगे? नर्वस हो गए, पसीना-पसीना हो गए, उसके बाद आपको अर्ज करेगा वॉशरूम जाने का, हो गया, फिर हाथ थरथराना स्टार्ट हो गया, हाथ में पसीना आना स्टार्ट हो गया, मैं पढ़ के आया था लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है, अब क्या करूँ मैं? अरे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना ना, क्या प्रॉब्लम है? आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन का बोझ आगे वाले क्वेश्चन में नहीं लेके जाएंगे और अगले वाले क्वेश्चन की कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन अपने में अलग होता है, एक क्वेश्चन का अपना अहमियत होता है, वो होता है 1 नंबर। क्या ये वाला क्वेश्चन मान के चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन क्या डिपेंड करता है 4th नंबर का क्वेश्चन आप बना है कि नहीं बना है, उस पर डिपेंड करता है क्या? अपना है ना, वो क्वेश्चन खुद में है। बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 कटेगा, नहीं बनाओगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन नहीं बना है उसका टेंशन लेके 5वें क्वेश्चन में जाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं 5वां क्वेश्चन बना रहे हैं और सोचते हैं 6वां 7वां क्वेश्चन कैसा होगा। 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, बस उसी पे फोकस कीजिए, उसी को बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि ना पिछला ना आगे का देखें। तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं तो धैर्य रखें, वहां पे ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन नहीं बने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 146 क्वेश्चन और बाकी हैं और हो सकता है लास्ट लास्ट के क्वेश्चन आपको बनते हो, और ऐसा जनरली होता है कि आखिरी आखिरी वाले क्वेश्चन आपको लगेंगे इजी थे यार, हम शुरू में टेंशन हो गए और आसान आसान क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए, होता है। गोला कैसे भरना है, ठीक, बहुत सारे लोग पूछते हैं गोला कैसे भरना है। पहले तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई पेन आता है शायद जो मोटा चलता है, मुझे तो नहीं पता, ब्लैक कलर का कोई पेन है जो थोड़ा मोटा चलता है, गोला भरने के लिए अलग से आता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इस बारे में, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना तो एक ओएमआर शीट भी बनवा लीजिए ना, आप या तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आपको नेट में मिल जाएगा, या फिर आप अगर स्टेशनरी में जाएंगे और बोलेंगे ओएमआर शीट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। उससे ये होगा कि गोला भरने का जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। लोगों को लगता है गोला भरने में क्या समय लगता है, बहुत समय लगता है। अगर 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो कम से कम 25 मिनट जो है आपको गोला भरने में लगेगा वहां पे। कैसे भरना है गोला, कुछ लोग पूछते हैं कि पूरा क्वेश्चन बना लेता हूं सर, उसके बाद में गोला भरना स्टार्ट करूंगा। ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना कि पूरा क्वेश्चन बना के गोला मारना है, ये गलत है। हो सकता है कि आपका टाइम वहां पे ना मिले और आपका पूरा मेहनत जो है वो डूब जाए। देखा है मैंने, अपने आंखों से देखा है, जब वो शीट आपका इन्विजिलेटर लेगा ना, आप रो रहे होंगे क्योंकि आपके पास आंसर्स थे, आप भर नहीं पाए। उससे ज्यादा खराब फीलिंग कुछ नहीं हो सकता। कोशिश ये कीजिए, 2 तरीके हैं, मैं 2 टिप्स आपको दूंगा। एक पेज में जितने क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को गोला मार लीजिए, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन हो, या फिर एक क्वेश्चन को सही बनाइए और उसके बाद उसका गोला मारिए, फिर दूसरे में आइए, फिर उसका गोला मारिए, फिर तीसरे में आइए, तीसरा गोला मारिए। मैं ऐसा करता था कि एक क्वेश्चन बनाया, गोला मारा, दूसरा क्वेश्चन बनाया, गोला मारा, मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। गोला मारते वक्त बहुत ध्यान से, अगर सी सही है, आप वहां पे सी में मारे हैं, यहाँ पे सी में गोला, एक नजर यहाँ पे, एक नजर यहाँ पे, यहाँ सी और यहाँ बी करेंगे ना, जी छल जाएगा आपका जब रूम पहुंचेंगे। सही बनाए, गोला मारने में गलत कर दिए, बताइए, ये सब गलती मत करना, होता है। आप एग्जाम हॉल के बाद अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, बोलेंगे मेरा 3 गलत हो गया, ऐसे मेरा 5 गलत हो गया, कुछ लोगों का तो 10-12 गलत हो जाता है। हड़बड़ी में होते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में पहुंचने के लिए इसमें गलत करके आ जाते हैं। नहीं करना है, एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन का गोला मारिए। आपको जो है इसका जेरोक्स भी मिलेगा, नीचे जो है वो रहता है, जेरोक्स रहता है। तो अगर आपको आंसर शीट में नहीं मारना है टिक तो मत मारिए, आपके ऊपर है, आपको तो इसका मिलना ही है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप बनाते हैं ना तो आंसर शीट में मारने के बाद क्या होता है, हमको अंदर से आता है कि वहां वाला सी है, चलो यहाँ पे भी सी मारते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे सी मारोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर में भी जो है टिक कीजिए, यहाँ पे भी टिक कीजिए। मुझे पता है यहाँ पे आपको जेरोक्स मिलेगा, एक टिक करने में कुछ नहीं जा रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बस ये वाला बात है। एग्जाम से पहले ज्यादा बात मत कीजिएगा, ये मैंने लिख रखा है, चीजों को मैंने लिख के अभी ये वीडियो बनाए हैं, और आगे भी अगर कुछ पॉइंट्स मिलेगा तो हम बताएंगे। लाल कलर में लिखे हैं इसको कि आपको ये हेल्प हो जाए। एग्जाम हॉल में पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, हमारे पीछे वाला व्यक्ति अगर पेज पलटता है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, हमको ऐसा लगता है कि पीछे वाला बहुत क्वेश्चन बना रहा है और हमसे नहीं बन रहा है। एग्जाम हॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्विजिलेटर आया साइन करने के लिए, आपको क्वेश्चन बनाते, इतना चिड़ लगेगा वहां पे
कि यार मेरे को बनाने तो दो, ये क्या है। कभी कभी इन्विजिलेटर्स जो है वो आ जाएंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, बहुत इरिटेशन होता है। हमको शांति चाहिए होती है ना। कोई पानी मांग रहा है, कोई वॉशरूम जाने के लिए बोल रहा है, कुछ ये चल रहा है, फैन है, गर्मी है, सब है, लेकिन सभी परिस्थितियों से लड़ के निकलना है ना। अगर अगर ये चीज आसान होती तो सब नहीं कर जाते। आपको मुश्किल लग रहा है ना ये चीज, तो जो चीज मुश्किल लगता है ना उसका रिजल्ट उतना ही बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि आप बड़ा रिजल्ट चाह रहे हैं, बड़ी चीज चाह रहे हैं, अपने करियर को शेप देना चाह रहे हैं, लाइफ की बात है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तकलीफ तो झेलना पड़ेगा। तकलीफ भी नहीं झेलना है, मेहनत भी नहीं करना है, तो कैसे होगा। मेरा मैं पहले भी ये कह चुका हूं, अगर आप कष्ट नहीं करेंगे तो कृष्ण कैसे मिलेंगे आपको। कष्ट से ही कृष्ण है ना। तो आप कष्ट नहीं करेंगे तो आपको कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो अभी जितना कष्ट झेल रहे हैं झेल लीजिए, आगे की लाइफ बहुत अच्छी होती है। आपको अगर आगे की लाइफ के बारे में भी जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कितनी अच्छी होती है। पेशेंट रहिएगा, क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड में आएंगे वो क्वेश्चन बना लेंगे हम। पेशेंट रहिएगा बस, ध्यान से, धैर्य से, जितना कूल माइंड रखेंगे ना उतना अच्छा होगा। हम इस मामले में ना बहुत ज्यादा, हाँ, हम आइडल मानते हैं महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी को, पहले से ही। प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बॉलर जो है लास्ट ओवर में बॉलर प्रेशर में आ जाता है लेकिन बैट्समैन प्रेशर में नहीं होता। तो आपको भी ध्यान से, धैर्य से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद आपको जब एग्जाम हॉल में जाना है तो धैर्य से एग्जाम देना है बस। लास्ट के कुछ दिनों में ज्यादा पढ़ाई मत कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है ना कि लास्ट के समय में 12-14 घंटा पढ़ना पड़ता है, मैं नहीं मानता। या तो वो गलत कह रहा है या उसका जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। एग्जाम के कुछ दिन पहले कैसे 12-14 घंटा पढ़ना है। 5-6 घंटा सफिशिएंट होता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। मेरा यही मानना है, ईमानदारी से पढ़िए। 5-6 घंटा, 7 घंटा ये सफिशिएंट होता है। जबरदस्ती का 10-12 घंटा पढ़ेंगे लेकिन ईमानदारी नहीं है तो क्या मतलब, सिंसियरिटी नहीं है तो क्या मतलब, आधा आधा घंटा मोबाइल खेल रहे हैं तो क्या मतलब। कॉन्फिडेंट रहिए, मोमेंटम लेके जाइएगा एग्जाम में। बाकी का मुझे नहीं पता, मेरे दोस्तों का मुझे नहीं पता, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं मुझे नहीं पता। एक का बस पता है कि सिलेक्शन होगा, वो है मैं सिलेक्शन लूंगा किसी भी हालत में, इसका कोई डाउट ही नहीं है। अपने मन में डाउट मत रखिएगा। एक पोस्ट होता तो भी मैं सिलेक्शन लेता, 400 पोस्ट है तो भी मैं सिलेक्शन लूंगा। मेरा सिलेक्शन तय है, मैं सिलेक्शन लेने जाऊंगा एग्जाम हॉल में। मैं सिलेक्शन इस तरीके से परफॉर्म करूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। बड़ा चीज करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर एग्जाम बड़ा होता है, मुश्किल होता है। हम कभी भी ये चीज नहीं बोले हैं कि कोई एग्जाम आसान है, कि कोई एग्जाम मुश्किल है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर एग्जाम मुश्किल है आज के टाइम में। लेकिन लड़ना है, निकालना है, यही मन में रखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। कुछ और नए पॉइंट्स अगर पता चलेंगे तो वीडियो जरूर बनाएंगे। लास्ट के कुछ समय है, खुद को संभाल के, संजो के रखिए, तबियत का भी ख्याल रखिए, प्रिपरेशन भी करते रहिए, और ऑल द बेस्ट। आगे मिलेंगे, लाइव भी एक वीडियो करेंगे आपके साथ। कुछ और दिक्कत होता है तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। समय पूरा नहीं मिल पाता है तो सबका रिप्लाई नहीं, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में जरूर हम कर देते हैं। ठीक है, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। मन में बस ये रखिएगा, मेहनत कहीं खराब नहीं जाता, मेहनत अपना फल बन के जरूर पास आती है। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।